हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉस्ट की। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ कॉस्ट ऑलरेडी स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी, उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ पीवाईक्यू शेयर किए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, पीडीएफ शेयर की है, वो आप लोग एक बार जरूर देखिए। अब वहां पे जब आप उस पीडीएफ को देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ आएंगी। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो रिसेंट पेपर हुआ है 2025 वाला, 2024 वाला, या उससे पहले के कुछ पेपर्स में भी हमें कॉस्ट से मैथमेटिकल इक्वेशंस देखने को मिली। मैथमेटिकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, नंबर वन। नंबर टू, कॉस्ट से हमें देखने को मिला जो हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट कर्व है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो उनके बारे में भी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट कर्व से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब कॉस्ट के बारे में बात आती है तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉस्ट। और इसके अलावा जब मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था तो उससे भी मैंने आपको बताया था, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वेराइटीज है जो हमें कॉस्ट से प्रिपेयर करनी है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो नेट इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। दूसरी चीज, अगर हम मैथमेटिकल पोर्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात करें, मैथमेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमें लिंक करके पढ़ना है मैक्रो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो पोर्शन आपका कवर हो जाता है माइक्रो में, उसको ट्रीट करिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है माइक्रो, इसी का पार्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। आप अलग से इसको कंसीडर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को अलग से नहीं करें और डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला था लिग्रेजियन मल्टीप्लायर आपको करना है, मैंने कवर भी करवाया था। दूसरा हम लोगों ने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये पार्ट जो थे ये हमें कवर करने थे। फोर्थ टॉपिक हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो कॉस्ट वाले पार्ट से भी हमें मैथमेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चार चीजें आपको मैथ के अंदर कवर करनी है टिल डेट। कौन कौन सी? नंबर वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसमें हम लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे। नंबर टू हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस में। नंबर थ्री प्रोड्यूसर सरप्लस में। और टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने वहां पे बात की थी। तो कॉस्ट आप फोर्थ टॉपिक ऐड करेंगे जिसमें हम मैथमेटिकल वे में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ पीडीएफ में मैंने शेयर किए हैं, ये सारे अगर आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 89 रुपी पर मंथ की आपको मेंबरशिप क्लासेस मिलती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, कॉस्ट के बारे में आप सबको पता है, कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं प्रोडक्शन में। जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे वाइल प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, दैट इज बेसिकली द कॉस्ट। हम लोगों ने कॉस्ट देखा था, कॉस्ट फंक्शन देखा था लास्ट कॉस्ट वाली क्लास में। तो कॉस्ट फंक्शन जिसको नहीं पता उनको पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू हम लिखते थे और हम बोलते थे दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली द कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे C इज द टोटल कॉस्ट एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। अब कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में। जब हमने प्रोडक्शन के बारे में बात करनी है तो प्रोडक्शन में हम टाइम फ्रेम के बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रोडक्शन को हम टाइम के बारे में बात करेंगे।
Number one, short run analysis, and number two is the long run analysis. हम लोगों ने बोला कि प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्सपेंडिचर किया। इस एक्सपेंडिचर को हमने बोला कॉस्ट। और अगर हम ध्यान से देखें, ये एक्सपेंडिचर हमने किस पे किया, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मैं लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में अगर बात करूं, तो यहाँ से मैं अगर आपको बोल रही हूँ, आज के डेट पे आप लोगों ने क्या किया, आपने एक बेकरी लगाई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा बेकरी के अंदर दिवाली सीजन था, दिवाली इज द पीक टाइम। दिवाली में आप लोगों ने देखा वाइल ड्यूरिंग दिवाली हुआ क्या, जब पीक टाइम आया तो आपकी डिमांड फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएगी, डिमांड राइज हुई। जब डिमांड फॉर बेकरी प्रोडक्ट राइज हुई तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो डिमांड बढ़ी तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्शन को जब आप बढ़ाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हायर मोर एंड मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इमीडिएट बेकरी लगाने के बाद आपकी फर्स्ट दिवाली आई और आपने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे हायर करना है मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं न्यू बेकरी सेटअप कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप बताइए मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या इमीडिएटली न्यू बेकरी सेटअप करना क्या क्या बेटर ऑप्शन था मेरे पास? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड, बहुत इमीडिएट पीरियड है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, या ये जो टाइम है ये सिर्फ 15 डेज का ड्यूरेशन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैं लैंड को तो नहीं लगाऊंगी, लैंड को मैं परचेज नहीं करूंगी, बिकॉज लैंड इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और मेरा जो टाइम फ्रेम है दैट इज वेरी शॉर्ट। तो मेरे को प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लेबर को हायर कर सकती हूँ। ठीक है, मैं और लोगों को काम में लगाऊंगी, या मैं क्या करूंगी, या मैं बाहर से काम करवा लूंगी ना लोगों से। ठीक है, किसी और के प्लांट में मैंने बोला कि इतने केक्स आप मुझे भी बनाकर दे दीजिए, बिकॉज इट इज द पीक टाइम। ठीक है, तो समझ आ रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं लेबर को हायर करूंगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, लैंड दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, उसको तो हमने चेंज नहीं किया। लैंड जिसको हमने चेंज नहीं किया दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, और लेबर जिसको हम चेंज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ वेरिएबल फैक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हम चेंज करते हैं, कुछ फैक्टर्स हम चेंज नहीं करते। जिन फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर रहे दैट आर नोन एज द फिक्स्ड फैक्टर, और जिनको आप चेंज कर रहे हैं दैट आर नोन एज द वेरिएबल फैक्टर। और पॉसिबली हम लोग फिक्स फैक्टर्स के बारे में जब बात करते हैं तो कैपिटल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड फैक्टर्स, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं बेकरी के अंदर आपको न्यू मशीनरी लगानी है, मशीनरी लगाना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मशीनरी न्यू मशीनरी में इन्वेस्ट करना है तो इतना आसान नहीं है जितना लेबर को हायर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम शॉर्ट रन के अंदर जब बात करते हैं, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी करते हैं इनटू फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में हम लोगों ने क्या किया, हमने फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दो डिस्टिंक्शन ले आए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो बेकरी है वो पुरानी हो चुकी है, बेकरी जब आपकी पुरानी हो गई है तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास टाइम है। आपने देखा कि दो दिवाली जो थी पीछे, दो दिवाली पे, लोहड़ी के टाइम पे, बैसाखी के टाइम पे जो आपका प्रोडक्ट, आपकी डिमांड थी बेकरी प्रोडक्ट की वो तो राइज करती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि साल में काफी मोमेंट्स आते हैं जब हमारी डिमांड राइज करती है। बिकॉज आपकी डिमांड राइज करती है तो अब आप लोगों ने 2 या 3 साल के ट्रेंड के बेसिस पे एनालाइज किया कि इट्स बेटर कि अगर मैं एक न्यू बेकरी प्लांट लगाती हूँ, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लैंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब पीरियड क्या है, जब पीरियड लंबा है, दैट इज द लॉन्ग रन। तो इसका मतलब जो लैंड थी आप उसको भी चेंज कर रहे हैं, अगर आपको कोई न्यू मशीन चाहिए आप उसको भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि हम यहाँ पे जब लॉन्ग रन पे बात कर रहे हैं, जो शॉर्ट रन के अंदर दैट इज द लैंड, जो पहले हमारा फिक्स फैक्टर था नाउ इट टर्न्स इनटू अ वेरिएबल फैक्टर। तो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दीज आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल।
तो हम इसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पे क्या करते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट को एज शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। जब मैं बोलूंगी शॉर्ट रन कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पे मेरी कॉस्ट जो है वो फिक्स फैक्टर पे भी आएगी और मेरी कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पे भी आएगी। लेकिन जब मैं बोलूंगी लॉन्ग रन, तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट किस पे आएगी, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग रन में कोई भी हम फिक्स कॉस्ट पे बात नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे सारे फैक्टर्स जो है दीज आर ऑल वेरिएबल फैक्टर। समझ आया यहाँ तक शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में मैंने क्या बोला, मेरे फिक्स्ड कॉस्ट भी है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में जो हम डील करेंगे दैट इज विद द शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट के साथ आज की पूरी क्लास हमारी रहने वाली है, जिसमें हम इसके शॉर्ट रन के साथ एसोसिएटेड होने वाले डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं और कल की क्लास में मैं आपके साथ लॉन्ग रन के बारे में बात करूंगी। देखिए शॉर्ट रन पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं। तो जो कॉस्ट हमारी लगने वाली है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, दैट इज बेसिकली नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट हमारी लगेगी ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बेसिकली नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आई, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसी के बेसिस पे। अब फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अगर बोलूं, आपने एक बेकरी लगाई, बेकरी लगाते समय आपने क्या किया, आपने लैंड ली, ठीक है, आपने मशीनरी सेटअप की। ये सब काम कब हो रहा है, जब आपकी प्रोडक्शन है जीरो। जब आपकी प्रोडक्शन जीरो है तब भी आपका क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट लग रही है। ठीक है, प्रोडक्शन इज जीरो तब भी हमारा क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट लगा। लेट से लैंड को हायर करने में, हमारी मशीनरी इंस्टॉल करने में हमारा जो कॉस्ट आया दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितना आया, 50,000 आया। तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मेरा आउटपुट जीरो था तब भी कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। जब मैं बेकरी के अंदर 10 केक बना रही हूँ तब भी कॉस्ट कितनी है, 50,000। जब मैं 100 केक्स बना रही हूँ तब भी कॉस्ट कितनी है, 50,000। जब मैं 200 केक्स बना रही हूँ तब भी कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो इसका मतलब मेरा आउटपुट जो मर्जी हो, कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो हम लोगों ने क्या देखा, नंबर वन हमने देखा आउटपुट के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट डिपेंड नहीं करती। तो फिक्स कॉस्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर आउटपुट, इंडिपेंडेंट ऑफ योर आउटपुट, नंबर वन, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिला। दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिला, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो कैसी है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मुझे दूसरी चीज यह देखने को मिली, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया, आई होप। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर मैं लेबर हायर कर रही हूँ, तो लेबर हायर करने के लिए जो मैंने कॉस्ट लगाई दैट इज नोन एज बेसिकली द वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जब मैंने बेकरी लगाई थी, सिर्फ जब मैंने सिर्फ लैंड लिया था, जब मैंने मशीनरी लगाई थी उसके ऊपर, तो मैंने आउटपुट तो नहीं प्रोड्यूस किया था, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे पास एक सेटअप तैयार हो गया था। जब मेरे पास वो सेटअप तैयार था तो मेरे पास कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जब मेरे पास कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा एट दैट टाइम, इनॉग्रेशन से पहले का टाइम एनालाइज करिए, उस समय हमारे पास क्या है, कोई वर्कर नहीं है। तो जब मेरे पास कोई वर्कर नहीं है तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है जीरो। इसका मतलब अगर मेरे को आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, मैंने एक दिन में 10 केक बनाए, लेट्स से मैंने चेक करना था डिमांड कितनी है, मैंने एक लेबर हायर किया, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज लेबर को पैसा दूंगे ना वेजेस। तो पहले मेरा इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा आउटपुट के साथ बढ़ता जाएगा।
क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? अब यहाँ पे अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व देखेंगे, पहले ये क्या इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फर्स्टली हमें क्या दिखा, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को याद करिए। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था, पहले हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। बिकॉज इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब हमारी प्रोडक्शन, हमारा आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो फर्स्टली जो आपको ये कॉन्केव वाला पार्ट दिखा ना, ठीक है, मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो हो रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल था यहाँ पे, समझ आया, लिंक किया पुराने टॉपिक से। लेकिन जब हम इस ब्लैक पार्ट में ऑपरेट करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, ये हमारी इंक्रीज की, इंक्रीज तो दोनों केसेस पे कर रही है बट यहाँ तेजी से इंक्रीज की, इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। मतलब हम यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ प्रोडक्शन में है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल पे, हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में। आई होप आप लिंक कर पा रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले ऐसी शेप क्यों है, पहले कॉनकेव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिख रहा है और बाद में क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखेगा। तो हम लोगों ने देखा शॉर्ट रन के अंदर वी हैव फिक्स कॉस्ट, वी हैव वेरिएबल कॉस्ट। हमारा जब फिक्स कॉस्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, इट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। अब मुझे बताइए आप लोगों को टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों की डायग्राम समझ आई? अगर मुझे एक एक फ्रेम में बनानी है दोनों को, तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को क्या करना है, मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट, नीदर आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करूंगी मैं, बाय एडिंग दीज टू कॉस्ट, दोनों कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट को फिक्स फैक्टर को मैंने क्या दिया, वेरिएबल फैक्टर को मैंने क्या दिया, वो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगी मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया। तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां से अगर मुझे बनाना हो तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो आपको वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, जब हमारा आउटपुट 0 है तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट है। अब हम इस पॉइंट से बनाएंगे बिकॉज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से हमारी इस तरीके से बनेगी, इट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। तो आई होप अगर अब आपसे कोई पूछे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तीनों की डायग्राम पूछे तो आप बना पाएंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, दैट इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये डायग्राम हम बनाए रखेंगे सो दैट हम इसको फर्दर यूज करेंगे। नाउ एवरेज कॉस्ट, देखिए हम लोग जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर में आप बेसिकली देखेंगे हम दो मेजर कॉस्ट पे बात करने वाले हैं। नंबर वन हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट पे एंड नंबर टू हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट पे। आप वहां पे नहीं देखेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है, जब हम कर्व्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के लिए भी। तो आप लोगों को समझ आएगा कि वाई हम एवरेज कॉस्ट को ही लेकर चल रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर किसके साथ डील कर रहा है, बिजनेसेस के साथ डील कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में जब बिजनेसेस के साथ डील हो रहा है तो मैं वहां पे आपको अभी बोल रही हूँ कि हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के साथ बात करेंगे। अब वहां पे क्या होता है बेसिकली, जब हम बिजनेसेस, इकोनॉमिस्ट उनके बारे में बात करते हैं,
दे आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट पर यूनिट। वो जानना चाहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। उनके लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एंटायर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या देखना चाहते हैं, हमें पर यूनिट कॉस्ट कैसे पड़ रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब यहाँ पे बिकॉज मैंने टोटल कॉस्ट लिखा तो एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट लिखा हो, एवरेज कॉस्ट लिखा हो, तो वन एंड द सेम थिंग है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे हमने एवरेज टोटल कॉस्ट निकाला, वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। इट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। लाइकवाइज अगर मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये फॉर्मूला तो समझ आया? ठीक है, पहले फॉर्मूला समझिए, फिर हम डायग्राम के पार्ट में आएंगे। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम पे आइए। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट इट इज अ कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है लेकिन मेरा न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या करेगा, फॉल करेगा। इट फॉल्स। अब फॉल करते करते क्या होगा, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं इस तरीके से बनाऊंगी। दिख रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फॉलिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारा कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। दैट्स वाई कई जगहों पे आपका लिखा होगा इट अप्रोचेस एक्स एंड वाई एक्सिस एसिम्प्टोटिकली। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की डायग्राम इस तरीके से बनेगी। दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, मतलब ए एफ सी इंटू आउटपुट करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मुझे कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं, आप यहाँ देखिए, ए एफ सी इंटू आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट विच इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, इट एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज फिक्स कॉस्ट। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखना सबसे पहली चीज, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा पहले क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्टली इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, उससे ज्यादा हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है जब हम इस पोर्शन पे है, कॉनकेव पोर्शन में, ब्लू वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्टली जब इस तरीके का सिनेरियो है तो ए बी सी क्या करेगा, फॉल करेगा। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर गया एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब इंक्रीज कर गया आपका एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसका मतलब आपका कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर राइज करेगा। इसका मतलब पहले फॉल कर रहा है फिर राइज कर रहा है। तो आपको किस तरीके से डायग्राम मिलेगी, आपको डायग्राम मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक यू शेप कर्व आने वाला है हमारे पास, लाइक दिस। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की आपको डायग्राम बना दी।
अब आता है एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। जब हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। किन दोनों को? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। जब हम ए बी सी प्लस ए एफ सी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट। क्लियर? यहां तक समझ आया? इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट्स सी। दोनों को ऐड किया, लाइक दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि चाहे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें, चाहे हम एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, बोथ आर यू शेप्ड कर्व्स। और रीजन क्या है? सबसे पहले क्या होता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा दिमाग में। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आप लोग इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट पार्ट में आएंगे, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, मार्जिनल हमने बहुत बार ये टर्म यूज की है। मार्जिनल स्टैंड्स फॉर द एडिशनल। तो जब हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज बेसिकली द एडिशनल कॉस्ट। जब मुझे वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट बनाना है तो उस समय जो कॉस्ट मैं खर्च रही हूँ, जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है, दैट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरर है जो 10 मार्कर बना रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि 9th मार्कर बनाने में मुझे कितनी कॉस्ट लगी। तो इट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 9th मार्कर। या अगर मैं पूछूं कि मुझे कितनी कॉस्ट लगी 4th मार्कर बनाने में, तो मैं क्या पूछ रही हूँ? एक स्पेसिफिक 4th मार्कर का प्राइस पूछ रही हूँ, सॉरी कॉस्ट पूछ रही हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली द एडिशनल कॉस्ट जो हमें पड़ रही है टू मेक दैट एडिशनल मार्कर। ठीक है, या एडिशनल कॉमोडिटी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स बनाए किसी मार्कर के। तो पहला यूनिट बनाने के लिए मुझे लेट से मुझे लगे 5 रुपए, सेकेंड यूनिट बनाने के लिए फिर से मुझे लगे 4 रुपए, थर्ड यूनिट बनाने में मुझे लगे 4 रुपीज, फोर्थ यूनिट बनाने के लिए मुझे लगे 3 रुपीज। ठीक है, रैंडम वैल्यूज है। फिफ्थ यूनिट बनाने के लिए भी मुझे 3 रुपीज लगे। सिक्स यूनिट बनाने के लिए मुझे 4 रुपीज लगे। तो इट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट। हर यूनिट को बनाने की मैंने कॉस्ट बता दी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट, फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए कितनी लगी? 5, सेकंड 2 यूनिट, फर्स्ट 1 और 2 यूनिट को बनाने के लिए 9, पहले 3 यूनिट्स को बनाने के लिए 13 रुपीज, फिर 16 रुपीज, फिर तो अगर मैंने पूछा कि थर्ड यूनिट को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट बताओ, अगर आपके पास ये कॉलम नहीं भी हो तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। 13 माइनस 9, दैट इज 4। लाइकवाइज अगर मैं आपसे पूछती कि सिक्स यूनिट को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट क्या लगी, तो आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ सिक्स यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट। 6 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 23 माइनस 5 यूनिट्स की 19, इट कम्स टू बी 4 रुपीज। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, दैट इज जब हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। कैसे? देखते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट में हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ ना ही एन लिखा, ना ही मैं n-1 लिखूंगी। क्यों? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या लिखा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n-1। ये कैंसिल हो जाएगा। It comes to be TVCN minus TVCN minus 1.
तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला से समझ आया। दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए, सॉरी मुझे रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन एमसी एंड एसी। तो टोटल कॉस्ट को मैं ट्राई करूंगी टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसी। अगर आपको याद होगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू, AC इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू AC प्लस क्यू डेल्टा AC अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे MC और AC का फॉर्मूला देखना है। MC और AC के बीच में क्या रिलेशन है वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। और कई जगहों पे आपने डेल्टा की जगह डी भी देखा होगा। तो चाहे आप डी लिखे डिफरेंशियल का साइन, चाहे आप डेल्टा लिखे, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, MC इज इक्वल टू AC प्लस क्यू डेल्टा AC अपॉन डेल्टा क्यू। देखिए, Q इज द क्वांटिटी, Q हमेशा पॉजिटिव रहेगा, Q इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा रिलेशन बिटवीन MC एंड AC किस पे डिपेंड करने वाला है, इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा AC अपॉन डेल्टा क्यू। इसका मतलब डेल्टा AC अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा AC अपॉन डेल्टा क्यू क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर ये चीज पॉजिटिव है, अगर ये चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट प्लस समथिंग। इसका मतलब MC इज ग्रेटर देन जीरो, MC इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी MC इज ग्रेटर देन AC। AC में कुछ ऐड कर रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, MC इज ग्रेटर देन AC। जब हमने बोला MC इज ग्रेटर देन AC, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, व्हेन AC इज इंक्रीजिंग, तो क्या होता है, MC ग्रेटर देन AC होता है। नंबर टू, अगर आपका डेल्टा AC अपॉन डेल्टा Q जो है दैट इज लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब ये चीज नेगेटिव, तो इसका मतलब MC आपका कम होगा AC में से, क्योंकि AC में से आपने कुछ निकाला तो आपको MC मिलेगा। तीसरा, अगर इसका स्लोप जो है दैट इज जीरो, चेंज अगर जीरो हो जाएगा तो MC और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप ये लिखिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वापस आइए, फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, हम लोग क्या बोल रहे हैं, MC जब ग्रेटर देन AC है तो AC आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, AC राइज करता है, AC राइज करता है। अब एक एग्जांपल दूंगी सो दैट ये चीजें आपको समझ आए। ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है, उसने क्लास में यूनिट टेस्ट दिए, यूनिट टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर उसका रहता था 80 मार्क्स। 4 टेस्ट के अंदर उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, 80 मार्क्स। लेकिन अगर वो फिफ्थ टेस्ट देगा, फिफ्थ टेस्ट का मतलब मार्जिनल टेस्ट, दैट इज द एडिशनल टेस्ट। जब उसने फिफ्थ टेस्ट दिया, अगर उसका स्कोर होता, अगर उसका स्कोर होता 90, अगर उसका स्कोर होता 90 मार्क्स, तो आप मुझे बताइए ये 90 मार्क्स की वजह से उसका एवरेज बढ़ता या फॉल होता या कांस्टेंट रहता, एवरेज उसका इंक्रीज करता। 90 जो मार्जिनल था उसकी वजह से उसका एवरेज क्या करेगा, राइज करेगा, एवरेज राइज करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट केस रिलेट किया,
कि जब उसका एमसी ग्रेटर देन एसी था, मतलब मार्जिनल का स्कोर दैट इज 90, इट इज ग्रेटर देन 80, तो हमारा एवरेज कॉस्ट राइज किया, एवरेज मार्क्स राइज किया। रिलेट कर पाए आप लोग? दूसरा केस, जब हमने बोला कि आपका एसी फॉल करता है जब आपका क्या होता है, एमसी लेस देन एसी होता है। अगर इंस्टेड ऑफ 90 मार्क्स क्या होता, वो 70 मार्क्स लेता, तो क्या होता, उसका मार्जिनल मार्क्स कितने हुए, मार्जिनल 70 हुए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस 70 आप मुझे बताइए उसका एवरेज इंक्रीज करता, फॉल करता या कांस्टेंट रहता? एवरेज उसका फॉल करता। तो एवरेज उसका क्या करता, फॉल करता। तो यही तो हम सेकंड में देख रहे हैं। सेकंड में हम लोग यही देखते हैं कि एवरेज क्या करता है, एवरेज कॉस्ट फॉल की, एवरेज मार्क्स फॉल की। सेम एग्जांपल डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, फिफ्थ टेस्ट में भी वो 80 मार्क्स ही स्कोर करता, तो आप मुझे बताइए क्या उसका एवरेज में फर्क आता? नहीं होता। एवरेज किसके बराबर हो जाता है? एवरेज इज इक्वल टू मार्जिनल। तो यही तो हमारा लास्ट केस था, दैट इज द थर्ड केस। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था। और ये जो हमारा थर्ड केस है, हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। मिनिमम बाद में समझाऊंगी मैं आपको। मिनिमम बेसिकली सबसे कम कॉस्ट है। अगर आप यू देखें तो ये पॉइंट है जो इट इज द मिनिमम, हम इस पॉइंट के बारे में बहुत बार मेंशन करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई। ठीक है, और ये जो रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीजें समझ आई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।